आज के प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर वो कैसे आए और कैसे गए इसके ऊपर भी बात करेंगे और आईनी पैकेज उसका मुस्तकबिल क्या है। अली अमीन गंडापुर शदीद दबाव का शिकार है अपनी पार्टी के अंदर से, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्राउड यहाँ पर एक बाकायदा उन्होंने सही से शो बनाया हुआ था। तादाद उनकी कम मैटर करती थी कि नंबर 100 है या 1000 है, लेकिन उनकी प्रेजेंस डी चौक के अंदर वो पार्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इमरान खान ने कॉल दी हुई थी और वो लोग आके यहाँ पहुंचे हुए थे और बड़ी सख्ती भी थी। ये नहीं था कि सख्ती नहीं थी, सख्तियों के बावजूद आए थे। अली अमीन गंडापुर अचानक से नमूदार हुए और अचानक से नमूदार होने के बाद अचानक ही गायब हुए। और इस दोनों के मुतल्लिक़ उनकी पार्टी के अपने लोगों का ख्याल यह है कि वो एक इंतज़ामिया के साथ किसी अरेंज्ड सेटअप के नतीजे में अंदर आए थे और उसी अरेंज सेटअप के नतीजे में यहाँ से रुखसत हुए। अली अमीन उसके ऊपर जो कहानियाँ सुना रहे हैं उनकी पार्टी खुद उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहानियाँ कुछ ऐसी तोता मैना वाली हैं जो गुज़श्ता रोज़ वो कहते थे कि मैं अंदर ही छुपा हुआ बैठा था, मैं तो बाहर निकला ही नहीं था, मैं देख रहा था ये पुलिस वाला जो कुछ कर रहा है। आज वो एक स्टेप और आगे गए हैं। मैं उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल के सामने ही पुलिस की पिकेट थी, वहाँ पे जाके बैठ गया। फिर भाई आप यहाँ से निकले थे तो हरीपुर और जाके आप नौशहरा जाते और आगे पेशावर पहुँच जाते, लेकिन उन्होंने पूरा फिर सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लेके गिनवाए हैं कि मैं कैसे कैसे पहुँचा हूँ। सुनिए कि वो क्या कहानी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से वो निकले। जब हम केपी हाउस पहुंचे, केपी हाउस के अंदर रेंजर्स, आईजी, पुलिस, और उन्होंने ऐसा धावा बोला इस माहौल में। मैं वहां से, मेरा विशाल नाम का, उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे मैं वहां पे रहा। अब इस हालात में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो, गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ अगले बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से बड़ग्राम, तोरगर, शांगला, फिर वहां से सवाद से नीचे फिर आता गया, फिर मैदान, नौशेरा, चारसदा, और मैं पेशावर पहुंच गया। लेकिन पूरा यू टर्न लेके वापस पेशावर आए, सीधे रास्ते से नहीं आए। तो ये कहानी है अली अमीन गंडापुर की। इनके केपी के अपने लोग ही नहीं मान रहे, बाकी तो किसी बाहर वाले ने क्या मानना है। लेकिन अली अमीन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है एक प्रोविंस के। तो एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है कि फ़ौज के मामले में, क्योंकि पीटीआई के ऊपर एक छाप है 9 मई के बाद, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बयानात के अंदर काफ़ी तवाज़ुन भी रखा है। फ़ौज के मतलब कहाँ जहाँ जिक्र हुआ उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। क्योंकि फौज हमारी है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारी फौज से लड़ाई है, नई फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। उस बुनियाद पे जब हालात ऐसे बन गए, टकराव वो सूरत इख्तियार कर गया, आगे आकर फ्रंट पे रेंजर और पुलिस और अवाम का आमने सामने आ गए और तीन तरफ से डायरेक्ट हिट करना शुरू कर दिया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने वहां पे फैसला किया, हम लोग जाते हैं केपी हाउस, एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, केपी हाउस जाके हम आराम से बैठते हैं। मैं यहाँ पे फौजी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमारे लोग गए, फौजियों ने उनको रास्ता दी और इनको समझ आ गई है कि जहाँ तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप शहबाज शरीफ का बेडरूम है। अब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे। अब यहाँ तासुर यह है कि अली अमीन गंडापुर जिस अरसे में गायब रहे, उस अरसे में इनके साथ आईनी पैकेज के हवाले से भी कुछ गौर व खौज करने के लिए कहा गया। पूछा गया कि मामला आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कहाँ जो 5-10 बंदे पीडीएम वालों को चाहिए या मौजूदा हुकूमत को चाहिए वो कैसे मिल सकते हैं। तो कहने में और सुनने में जो बातें आ रही हैं उसके मुताबिक तो यह है कि नवीद कमर साहब ने जो कॉल की असद कैसर साहब को, और उसी कॉल के अंदर बाद में बैरिस्टर गौर साहब भी शामिल हो गए, उसके अंदर किसी हद तक इस चीज़ का डिस्कस किया गया। पीटीआई का एक जो बहुत बड़ा कंसर्न था वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब इनकी आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर कर रही है, जिसमें उम्र की हद भी 65 से बढ़ाकर 68 की जा रही थी। अब सुनने में आ रहा है कि शायद ये वाली प्रपोजल जो है इसको डंप कर दिया गया। एटलीस्ट ताज़ा तरीन इतला यही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब वो रिटायर हो जाएंगे और उनको आईनी अदालत के तकर्रर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि बाद में इसके अंदर तब्दीली आ जाए, लेकिन अभी यही सुनने में चीज़ आ रही है। एक और चीज़ जिसके ऊपर बड़ा कंसर्न था कि वो जो रिट जुरिस्डिक्शन थी, रिट जुरिस्डिक्शन को उठा के वो भी आईनी अदालत में ले जा रहे थे, उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा। जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो हुकूमत उससे बड़ी परेशान है कि क्योंकि उन्होंने ख़त लिख दिया है, वो अपने कामों में मुदाखलत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो एक प्रोविजन ये थी कि हाई कोर्ट के जजेस को उनकी मर्जी और मंशा के बगैर दूसरे सूबों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि इस प्रपोजल को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो फिर रखा क्या गया, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर
एक इशू पेंडिंग है जिसके ऊपर JUI को पोजीशन लेनी है कि क्या जेट ब्लैक टेररिस्ट उनको ट्रायल के लिए विद ए सनसेट क्लॉज जैसे माजी में डाला गया था नून लीग के दौरे हुकूमत में 1 साल या 2 साल, उसके लिए प्रोविजन डाली जाए या ना डाली जाए। जो इब्तदाई शक्ल थी उसमें आर्टिकल 8 और 9 को छेड़कर उस और 178 को भी अमेंडमेंट करके बहुत कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट थी, जिसके नतीजे में 9 मई वाले केसेस जो थे वो भी काफ़ी हद तक मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाते थे। अभी ताज़ा तरीन इतला यह है कि इसको इस तरीके से नहीं छेड़ा जाएगा कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं लोगों के वो मजरू हो जाए। तो ये एक तब्दीली है जो हमारे सामने नज़र आती है आईनी अदालत के ऊपर और जजेस के तकर्रुर के तरीकाकार के ऊपर। जो जुडिशल कमीशन का तस्वर है उसकी रिफॉर्म के ऊपर अभी बहरहाल एक कंसेंसस नज़र आता है PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, और JUI को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि इस वाली चीज़ को कम अज़ कम अब कर लिया जाए, इसको पेंडिंग ना किया जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से SCO समिट से पहले या उससे बाद में इसके ऊपर कुछ रजामंदी का इजहार हो जाता है तो मुमकिन तौर पर ये चीज़ आगे चलेगी, लेकिन एग्जैक्ट क्या शक्ल होगी मैं इसके ऊपर हतमी आपको कोई चीज़ बता नहीं सकता, क्योंकि एक फ्लूइड सिचुएशन के अंदर किसी चीज़ को भी प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये टॉपिक है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक आपको छोटा सा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का सुनवा दूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को आज 2014 के धरने की याद आई और ये भी याद आई कि इनकी हुकूमत गिराने की जो तब साजिश की गई थी आज साजिश वो नहीं दोहराने देंगे। एक चीज़ तो मुवाजना करते हुए शायद प्राइम मिनिस्टर साहब गलती कर रहे हैं कि 2014 अगस्त के महीने में जब PTI और पैट वाले डी चौक में आके बैठे थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। चोर डाकू का नारा, वज़ीर आज़म को ओए नवाज शरीफ तुझे खींच के निकालूंगा, इन सारे नारों के पीछे खालिक और स्क्रिप्ट राइटर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। आज की इस्टेब्लिशमेंट स्क्रिप्ट राइटर नहीं है इस चीज़ की, इसलिए ये साजिश के पीछे कौन है शायद प्राइम मिनिस्टर निशानदेही कर देते तो हमें समझने में आसानी हो जाती। सुनिए क्या कहा PM ने। ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मन तराजी की जा रही है, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। ये दोबारा 2014-15 को जो कुछ किया गया उसका ये रेप्लिका है कि 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। कौम को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस जमाने में क्या हरकतें की गई। आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। we will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all. मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और अब भी हमने अपने दोस्त नुमा दुश्मनों को ना पहचाना, then God help us